नमस्कार प्यारे बच्चों। बेटा आज हम करेंगे अपनी डीओई की वर्कशीट 33 जो आपके पाठ धातु और अधातु से ली गई है। और बेटा आज हम पढ़ेंगे अम्ल के साथ धातुओं की अभिक्रिया। बेटा ये वैसे आप पहले भी पढ़ चुके हैं, आज ये समझिए कि बस एक रिपीट आपका रिवाइज हो जाएगा। देखिए बच्चे, अम्ल जो धातु जो अम्ल तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं और क्या निकालते हैं, हाइड्रोजन गैस। ये जैसे बेटा आपको उदाहरण दे रखा है, सोडियम धातु जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो तनु अम्ल होता है उसके साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, NaCl सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ऐसी बेटा जिंक जब HCl तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो जिंक क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। बेटा लेकिन कॉपर जो होता है वो तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, क्योंकि कॉपर जो होता है वो बहुत ही कम अभिक्रियाशील होता है, तो कॉपर तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। जबकि आप देखिए, आपको उदाहरण दे रखा है जस्ता और मैग्नीशियम, ये दोनों अभिक्रिया कर रहे हैं। ठीक है, जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो होता है एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। ये एकदम से जो भी हाइड्रोजन उत्पन्न होती है उसके साथ अभिक्रिया करके उसको किस में परिवर्तित कर देता है, जल में परिवर्तित कर देता है। और स्वयं क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज। स्वयं उसका क्या हो जाता है, उसका रिडक्शन हो जाता है बेटा, खुद रिड्यूस हो जाता है। तो आप ये देखिए, ये आपको क्या दे रखा है और क्या बना देता है, आपका नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बना देता है बेटा। ठीक है, और खुद क्या हो जाता है, अपचयित हो जाता है खुद, जिसको रिड्यूस में कह रही थी, आपको भी बताया मैंने। रिड्यूस इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में उसे क्या बोलते हैं बेटा, अपचयित हो जाता है। तो मतलब जो नाइट्रिक अम्ल होता है वह प्रबल ऑक्सीकारक तत्व होता है और ऑक्सीकारक होता है, और यह हाइड्रोजन गैस जो उत्पन्न होती है उसको एकदम से किस में परिवर्तित कर देता है, जल में परिवर्तित कर देता है। और स्वयं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बना देता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ओके, और स्वयं अपचयित हो जाता है, अपचयित, ध्यान रखिएगा, अपचयित। लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीज जो होते हैं वो तनु अम्ल HNO3 नाइट्रिक एसिड इसके साथ में अभिक्रिया कर लेते हैं और हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। जैसे मैग्नीशियम HNO3 के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, मैग्नीशियम नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही मैग्नीज आपका नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीज नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। ओके, उसके बाद देखिए बेटा, कुछ धातुएं, देखिए कुछ धातु, एक मिनट लेट मी, देखिए बेटा, कुछ धातुएं जो है धातु लवण जो के विलयन, कुछ मतलब अन्य धातु लवणों के विलयन धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं या कैसे करते हैं। मतलब क्या है बेटा इस बात का, कि जो धातु लवण होते हैं वह धातुओं के साथ अभिक्रिया किस प्रकार करते हैं, अब हम ये जानेंगे। देखिए धातु A और ये B धातु का जलीय विलयन लवण जिसको हम बोलते हैं, यह जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बना देगा, A इसके लवण विलयन के साथ अभिक्रिया कर देगा और B धातु को निकाल देगा। देखिए जैसे उदाहरण से आपको अच्छे से समझ में आएगा, जैसे आपका आयरन है, जब इसको हम कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं, ये हो गया आपका A और ये क्या हो गया, B लवण हो गया, B का सॉल्ट हो गया, लवण हो गया ये बेटा। ये इसको यहाँ से हटा देगा और इसकी जगह खुद ले लेगा, तो क्या बना देता है, ये बना देता है बेटा आपका आयरन सल्फेट और प्लस कॉपर धातु निकल जाती है। ठीक है, तो देखिए सभी धातु, ये बेटा उदाहरण दे रखा है आपको, ऐसे कॉपर सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करके कॉपर नाइट्रेट बना देगा, इसकी जगह ले लेगा और सिल्वर को रिप्लेस कर देगा, निकाल देगा, विस्थापित कर देगा। ठीक है, सभी धातु समान रूप से अभिक्रियाशील नहीं होते। यदि हम ऑक्सीजन, पानी और एसिड के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता देखें तो हम पाते हैं कि सभी धातुएं इन अभिकर्मकों के साथ अभिक्रिया नहीं करते। मतलब सभी जो धातुएं होती हैं ज़रूरी नहीं है कि वो ऑक्सीजन, पानी और एसिड के साथ अभिक्रिया करें, जो बहुत ही
ज़्यादा अभिक्रियाशील होती हैं या जो अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं वही सिर्फ ऑक्सीजन, पानी और एसिड के साथ अभिक्रिया करती हैं। जो कम अभिक्रियाशील या ना के बराबर अभिक्रियाशील होती हैं, जो बिल्कुल अक्रिय होती हैं, जो अभिक्रियाशील नहीं होती हैं, वह धातुएं इन अभिकर्मकों के साथ अभिक्रिया नहीं करती। ठीक है बेटा, इन्होंने दिखा भी रखा है, देखो आयरन नहीं लाए, कॉपर सल्फेट के अंदर उसको डाला तो उसका रंग क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा और उसके ऊपर ब्राउन कलर की लेयर आ जाएगी और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका ग्रीनिश कलर में, जो कॉपर सल्फेट का कलर होता है उसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। कलर कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर फेड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, सक्रियता श्रेणी। ये बेटा मैंने आपको पिछली क्लास में भी अपनी वर्कशीट में रिवाइज करवाई थी एक शॉर्ट ट्रिक के साथ में, तो ये आप दोबारा भी देख लीजिए। ये अब आपकी वर्कशीट में इंक्लूड करके आई है। देखिए, सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। जैसे आपका मैंने आपको बताया था केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, कुछ हींग अजवाइन और पढ़ते। ठीक है बेटा, ये इनके सिंबल हैं मेटल के और ये ट्रिक थी इनको याद करने की। ये बेटा आपको मेटल्स दे रखी हैं जिसमें आपको ये क्लियरली बताया गया बेटा यहाँ से लेकर ये आपकी बहुत अभिक्रियाशील धातुएं हैं और बेटा इनकी अभिक्रियाशीलता जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं कम होती जाती है। ऐसे देखिए आयरन और लेड, ठीक है, ये कम हो गई, जिंक आयरन लेड ये कम हो गई और ये बिल्कुल भी अभिक्रिया मतलब ये बहुत ही सबसे कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं। ठीक है, मैग्नीज से सीसा तक सभी धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं। बेटा मैग्नीज से सीसा लेड तक सभी धातुएं अभिक्रिया करती हैं, किसके साथ, अम्ल के साथ। कॉपर से सोने तक की धातुएं सामान्य परिस्थिति में किसी भी पदार्थ के साथ अभिक्रिया नहीं करती क्योंकि ये अभिक्रियाशील नहीं है। यही कारण है कि सोने जैसी धातुएं आसानी से संक्षारित नहीं होती हैं और ऑक्साइड नहीं बनती, जबकि जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम आदि धातुएं आसानी से ऑक्साइड बना लेती हैं। ये सभी धातुएं बेटा क्या बना लेती हैं, ऑक्साइड्स बना लेती हैं। हाइड्रोजन एक धातु नहीं है लेकिन फिर भी इसे सक्रियता श्रेणी में शामिल किया गया है ताकि हमें तुलना करने में क्या रहे, आसानी रहे। ठीक है, चलिए बच्चे अब हम कर लेते हैं अभ्यास के प्रश्न। पहला प्रश्न है बेटा, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अभिक्रियाशील धातु से मिलाने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है और जस्ते की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रिया लिखिए। बेटा ये रहा इसका आंसर। फर्स्ट देखिए, जब भी कौन सी गैस निकलती है, जब भी हम धातु को तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं हाइड्रोजन गैस निकलती है। फर्स्ट का आंसर है बेटा और ये इसका इक्वेशन। जिंक जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, सेकंड क्वेश्चन है आपका, क्या होता है जब कॉपर सिल्वर नाइट्रेट के घोल के साथ अभिक्रिया करता है। बेटा ये रहा आपका कॉपर जो आपका सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करता है। ये आपका कॉपर, ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर। ओके, कॉपर नाइट्रेट, ये देखिए कॉपर नाइट्रेट बनाएगा और सिल्वर इसमें से निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चे, कॉपर सल्फेट के विलयन लोहे के बर्तन में रखा गया है। कुछ दिनों बाद लोहे के बर्तन में कुछ छेद हो जाते हैं जो अभिक्रियाई, उसका समीकरण भी लिखिए। बेटा कॉपर सल्फेट के विलयन लोहे के बर्तन में अगर रख दिया जाएगा तो लोहा कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है और वह उसके अंदर छेद क्यों होंगे, क्योंकि वह ज़्यादा अभिक्रियाशील है और वो क्या करेगा, वो कॉपर को रिप्लेस कर देगा। देखिए बेटा, कॉपर सल्फेट को किसके अंदर रखा हमने, लोहे के बर्तन में, तो ये इसको रिप्लेस कर देगा, क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है बेटा, फोर्थ क्वेश्चन में देखिए बच्चे, फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में बेटा हमारे पास क्या है, देखिए इस सारणी के अंदर आपको दिया गया है। देखिए बेटा पहले तो ये क्वेश्चन समझिए, जैसे आपको ये धातुएं दे दी उन्होंने ABCD, ठीक है, ये ABCD 4 धातुएं हैं। जब आप उसको A को आयरन सल्फेट में डालोगे कोई अभिक्रिया नहीं होगी,
कॉपर सल्फेट में डालोगे वो विस्थापित हो जाएगा। बी धातु को जब आप आयरन सल्फेट वाले उसमें सोल्यूशन में डालोगे तो विस्थापन हो जाएगा, और जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में डालोगे तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी। सी धातु को अगर आप आयरन सल्फेट में डालोगे कोई अभिक्रिया नहीं होगी, कॉपर सल्फेट में डालोगे कोई अभिक्रिया नहीं होगी, जिंक सल्फेट में डालोगे कोई अभिक्रिया नहीं होगी, लेकिन सिल्वर नाइट्रेट में डालोगे तो अभिक्रिया हो जाएगी, मतलब वो उसको विस्थापित कर देगा। ऐसे डी धातु को जब आप आयरन सल्फेट में डालोगे कोई अभिक्रिया नहीं होगी, जब आप कॉपर सल्फेट में डालोगे कोई अभिक्रिया नहीं होगी, जब आप जिंक सल्फेट में डालोगे तो भी कोई अभिक्रिया नहीं होगी, और जब आप सिल्वर नाइट्रेट में डालोगे तो भी कोई अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, तो अब आपको इसका आंसर्स देने हैं। आंसर्स के लिए बेटा देखिए, आप फर्स्ट आपको क्या देना है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। बेटे देखिए, आप ए में अगर हम ए धातु को इसमें डाल रहे हैं कोई अभिक्रिया नहीं हो रही, मतलब ये इससे कम अभिक्रियाशील है। जब बी में इसमें कॉपर सल्फेट में डाल रहे हैं तो उसको विस्थापित कर रहा है ए। ठीक है, और ऐसे ही अगर बी को डाल रहे हैं फिर तो कॉपर आयरन को भी विस्थापित कर रहा है, लेकिन जिंक को विस्थापित नहीं कर रहा। मतलब सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील हमारे पास कौन सी आ गई, फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, बी। सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन सी धातु हुई, बी हुई। ठीक है, क्योंकि बाकी सब में देखिए कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं, मतलब ये सब धातुएं इससे बी से कम अभिक्रियाशील हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा। जब भी आप धातु बी को, सेकंड का आंसर बता रही हूँ बच्चे, धातु बी को कॉपर सल्फेट के अंदर डालोगे तो कॉपर सल्फेट को रिप्लेस करके क्या बना देगा, जो भी धातु है ये, और कॉपर को निकाल देगा। ठीक है, तो कौन सी रिएक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, वह होगी। ठीक है, ऐसे धातु ए बी सी डी की अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में लिखिए। तो बेटा थर्ड का आंसर है, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील आएगी आपकी बी धातु, उसके बाद आएगी ए धातु, क्योंकि ये देखिए यहाँ तो अभिक्रिया नहीं कर रही लेकिन कॉपर को विस्थापित कर रही है, तो आएगी आपकी ए धातु। उसके बाद आएगी बेटा आपकी सी धातु, क्योंकि यहाँ पे अभिक्रिया नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, लेकिन इसको कर रही है, तो यहाँ पे आएगी सी धातु। और सबसे लास्ट में आएगा आपका डी। तो ए धातु आपकी कौन सी निकलेगी, जिंक। जो जो बी धातु निकलेगी वो निकलेगी आपकी जिंक। जो आपकी ए धातु निकलेगी बेटा वो निकलेगी आपकी आयरन। जो आपकी सी धातु निकलेगी वो निकलेगी कॉपर, और जो डी निकलेगी वो निकलेगी बेटा आपकी सिल्वर। ओके, सो बच्चे ये थी आज की आपकी वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको अच्छे से समझ आई है तो जल्दी से अपना काम कंप्लीट करिए, और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू बच्चे, टेक केयर।